हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्कॉलर्स स्टडी सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आप देख रहे हैं द थर्ड आई डेली न्यूज़पेपर एडिटोरियल शो। मैं आपका अपना दोस्त होस्ट सतपाल गोदारा। आज 23 दिसंबर है और वीकेंड पर एक और एडिटोरियल के साथ आपके साथ हाजिर हूँ। तो अब देखते हैं आज के एडिटोरियल में अपने वोकैब में क्या क्या मिलने वाला है। वैसे अब आगे बढ़ने से पहले आपको एक सूचना और दे दूं, कल संडे है और मंडे से अपना जीडी का लास्ट बैच, फाइनल बैच है जो ऑफलाइन बैच स्टार्ट हो रहा है। अगर आप कोई जीडी की तैयारी कर रहे हैं और आपको जीडी की तैयारी करनी है तो अपने ऑफलाइन बैच पे मंडे सुबह 9 से 1 बजे तक क्लासेस रहेगी और शाम को 3 से 5 स्पेशल रिवीजन क्लासेस होती हैं, डाउट काउंटर्स होते हैं। अगर आप जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो वो अपने यहाँ सेंटर पर आकर के अपनी प्रिपरेशन को फाइनल टच दे सकते हैं। और संडे को अपने ओएमआर पर टेस्ट होता है, वीकली टेस्ट होता है। तो आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हो या जीडी की तैयारी कर रहे हो तो अपनी टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री है। तो स्कॉलर स्टडी सेंटर सीकर पर आप अपने ऑफलाइन टेस्ट देकर के अपनी तैयारी को परख सकते हैं। हाँ, इसका रिजल्ट आपको टेलीग्राम चैनल पर रैंक वाइज मिल जाएगा और आंसर की आप पेपर देके जाओगे, उसके तुरंत बाद है जो आंसर की अपलोड हो जाती है, आप उसे मैच कर सकते हैं और नेक्स्ट डे आपका रिजल्ट है जो टेलीग्राम पर अनाउंस कर दिया जाता है। तो आप अपने जो स्कॉलर स्टडी सेंटर का टेलीग्राम जो है जो चैनल है उसे ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपको इससे संबंधित अपडेट मिलती रहे। तो चलो आगे बढ़ते हैं, आज के एडिटोरियल में क्या कुछ रहने वाला है तो देखते हैं। एज यूजुअल 23 दिसंबर के लिए अपने जो वो है जो उसमें वोकैब की चर्चा करेंगे, रीडिंग स्किल्स बढ़ाएंगे और करंट इश्यूज में हमने लिया है जो 3 नए बिल आए हैं गृह मंत्रालय द्वारा, जो कानून मंत्रालय द्वारा जो हमारे जो नए बदलाव किए जा रहे हैं कानून के अंदर, सीआरपीसी आईपीसी के अंदर, तो उससे संबंधित है ये। तो देखते हैं इसमें क्या कुछ एडिटोरियल है जो कहता है और नई वोकैब क्या है। ओके, तो आज का पहला शब्द है इम्प्लीकेशंस, निहितार्थ। निहित अर्थ आशय, निहित अर्थ या आशय, ठीक है। द इफेक्ट दैट समथिंग विल हैव ऑन समथिंग एल्स इन द फ्यूचर, कोई ऐसी चीज हो जिसका फ्यूचर रेफरेंस में कोई अर्थ हो। इन्फेरेंस और इंसिनुएशन ये इसके समानार्थी होंगे। एक्सप्लिसिट स्टेटमेंट या अनफोल्ड है जो सुस्पष्ट है, जो कथन, सुस्पष्ट कथन है जो इसका इंटोनिम हो जाएगा। The implication is that no one person at the bank is responsible. कहने का अर्थ ये है कि बैंक में कोई भी व्यक्ति है जो जिम्मेदार नहीं है, इसका निहितार्थ यही है। तो ये इसका वाक्य में प्रयोग हो गया। तो चलिए जी देखते हैं आज का दूसरा शब्द, कंस्पिक्यूअस। कंस्पिक्यूअस एडजेक्टिव है पार्ट ऑफ स्पीच में, विशिष्ट, इजीली सीन और नोटिस्ड। ऐसी कोई बात जो आसानी से ध्यान में आ जाए, उसे आप नोटिस कर ले, समझ जाए, तो दैट इज कॉन्स्पिक्यूअस थिंग। सिनोनिम देखते हैं, डिस्टिंक्ट, एक्सक्लूसिव। अब आप इस पर देख सकते हैं डिस्टिंक्ट फीचर होती है कि ये कोई प्रोडक्ट है और इसकी तो ये बहुत ही डिस्टिंक्ट फीचर है। एक्सक्लूसिव है, आप कई बार न्यूज चैनल पे देखते हो तो एक स्ट्रिप चलती रहती है जिसमें लिखा होता है चैनल का नाम के साथ में एक्सक्लूसिव न्यूज। तो ये एक्सक्लूसिव यानी विशिष्ट। सो इंटोनिम हो जाएगा इनकॉन्स्पिक्यूअस, आई एन लगाने से इसमें है जो ऑपोजिट बन जाएगा। विजिबल, विजिबल में आई एन लगाने से क्या बन जाता है, इनविजिबल। तो जो विशिष्ट है, जो कॉन्स्पिक्यूअस है वो क्या है, विजिबल है। जो विजिबल नहीं है वो क्या है, इनविजिबल है। आई एन लगाने से ऑपोजिट बन जाता है, ठीक है। सो द साइन वाज प्लेस्ड इन ए वेरी कॉन्स्पिक्यूअस पोजीशन, यानी विजिबल पोजीशन के अंदर उसको रखा गया। तो जो हस्ताक्षर है उससे एक बहुत ही स्पष्ट जगह है, जो विजिबल जगह है, रखा गया। साइन इन, साइन बोर्ड भी कह सकते हैं आप, ठीक है। नेक्स्ट है इनविसेज, इसे एन नहीं इनविसेज पढ़े भैया, क्या पढ़े, इनविसेज। तो वर्ब है परिकल्पित करना, टू थिंक ऑफ समथिंग एज बीइंग पॉसिबल इन द फ्यूचर और टू इमेजिन। तो परिकल्पित करना, इमेजिन करना, ये इसका क्या हो जाएगा, इंटोनिम, सॉरी अर्थ हो जाएगा। इसका सिनोनिम देखते हैं, फोरकास्ट और एंटिसिपेट, पूर्वानुमान करना, पूर्वानुमान करना,
ये इसका सिनोनिम हो जाएगा। डिसरिगार्ड और इग्नोर, उपेक्षा करना, ध्यान न देना, ये इसका एंटोनिम हो जाएगा। ठीक है। सो द रोम ट्रीटी इनविसेस्ड फ्री मूवमेंट अक्रॉस फ्रंटियर्स। तो रोम ट्रीटी है उसने है जो पूरे फ्रंटियर्स में फ्री मूवमेंट, लोगों के स्वतंत्र आने जाने की है जो परिकल्पना की थी, ये रोम की संधि के द्वारा हुआ था। तो वहाँ कि फ्रंटियर इलाकों में लोगों की फ्री आवाजाही की उसमें परिकल्पना की गई थी। ठीक है। आज का नया वर्ड है, नेक्स्ट वर्ड है इनविसेज हो गया। इसके बाद में जो नेक्स्ट फोर्थ नंबर पे आ रहा है अपनी सीडिशन। ठीक है। इसमें भी सेडिशन नहीं पड़े आप, इसका सी की आवाज करें, सीडिशन। नाउन है विद्रोहात्मक आचरण, जिसे राजद्रोह जिसे कहा जाता है, राजद्रोह। इसको बदल करके इसकी जगह देशद्रोह शब्द का प्रयोग लिया जाएगा। लैंग्वेज और बिहेवियर दैट इज इंटेंडेड टू परसुएड अदर पीपल टू अपोज देयर गवर्नमेंट। ऐसा व्यवहार या भाषा जो जिसका इरादा ऐसा हो कि दूसरे लोगों को सरकार के खिलाफ है जो उत्प्रेरित करे। एजिटेशन और इंसाइटमेंट, तो विद्रोह करना, इंसाइट करना, लोगों को उकसाना शासन के खिलाफ, देश के खिलाफ, सिडिशन। सो अप्रूवल और पीसफुलनेस, सहमति, शांति, इसका है जो एंटोनिम हो गया। ही हिमसेल्फ वाज ट्राइड फॉर सेडिशन एंड सेंटेंस्ड टू 10 years इन जेल। तो उसे खुद को है जो सेडिशन के आरोप में ट्रायल किया गया, मुकदमा चला और 10 साल की उसको सजा हो गई। तो ये इसका वाक्य में प्रयोग हुआ। चलिए जी, आज का नेक्स्ट वर्ड है प्रोट्रैक्टेड। प्रोट्रैक्टेड जो काफी लंबा चले, दीर्घकालिक, एडजेक्टिव है। लास्टिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम और लॉन्गर देन एक्सपेक्टेड और यूजुअल, जैसा हमें उम्मीद होती है सामान्य तौर पर उससे कुछ ज्यादा ही समय ले ले तो वो प्रोलॉन्ग हो गया। तो प्रोलॉन्ग्ड या एक्सटेंडेड, विस्तारित। जो विस्तारित होगा वही क्या होगा, एक्सटेंडेड होगा, और प्रोट्रैक्टेड होगा, और जो विस्तारित होगा वही क्या होगा, दीर्घकालिक होगा। इसका छोटा हो जाएगा शॉर्टन करना, कर्टेल करना, लिमिटेड कर देना। तो लिमिटेड, तो लिमिटेड इसका क्या हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा। शॉर्ट कर दिया, कर्टेल कर दिया, कंट्रोल कर दिया आपने। सो दैट स्ट्रगल वुड बी बिटर एंड प्रोटेक्टेड। संघर्ष है तो बहुत ही कटु होगा और थोड़ा सा दीर्घकालिक होगा, क्योंकि स्ट्रगल है, संघर्ष है, वो बिटर होता है और प्रोटेक्टेड होता है। ठीक है, ये हो गया इसका एंटोनिम। अब चलते हैं आज के एडिटोरियल में। तो सबसे पहले अपने इसमें कुछ कीवर्ड्स देखते हैं। तो आप पहला काम ये करें, इसका है जो अच्छी तरह से स्क्रीनशॉट ले लें या पॉज करके इसको पूरे पैराग्राफ को पढ़ें। 1 by 1 करके सभी पेजेस में आपको आगे बढ़ा रहा हूं, तो आप इसको देखते जाएं। ये वो आपका पहला पेज। अब आप है जो नेक्स्ट पेज पे जाइए। सेकेंड पेज, इसको भी अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, पॉज करके देख लें, स्क्रीन करके फुल विजन में देख लें। नेक्स्ट पेज, ये इसका थर्ड पेज हो गया। ठीक है, इसके बाद में अपने आ गए ये नेक्स्ट पेज, और अब इससे आगे अपने पैराग्राफ का अंतिम पेज आ जाएगा। ठीक है, तो इनको उम्मीद करता हूं आपने अच्छी तरह से देख लिया होगा। तो अब अपने एक साथ इनकी रीडिंग कर लें और उसके बाद में मेरे साथ साथ इसको पढ़ें। ठीक है, तो एक बार आप स्क्रीन पर इनको पॉज करके अच्छी तरह से पढ़ लें और उसके बाद में हिंदी अर्थ करते हुए मेरे साथ इसको पढ़े। पहले केवल इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़े ताकि आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन स्पीड और एक्यूरेसी के साथ बढ़ जाए। इसकी स्कीमिंग कर लें। अब हमने इसको पढ़ना है। रिवीजन सेंस विजन। सेंस का मतलब होता है विदाउट, सेंस का मतलब होता है विदाउट। तो ये सेंस दिया है, सेंस, सेंस यानी सेंस का अर्थ होता है विदाउट, के बिना, विदाउट के बिना। अब इसको कैसे याद रखोगे मैं बताता हूं आपने। द सेवन एजेस ऑफ मैन, विलियम शेक्सपियर की एक पोएम है, आपने कभी पढ़ी हो तो याद करो। द सेवन एजेस मैन, तो उसमें कवि कल्पना करते हैं कि व्यक्ति के जीवन में 7 अवस्थाएं होती है।
तो जो पहली जो चाइल्डहुड होती है, इन्फेंट एज होती है, इन्फेंट एज के बाद में लास्ट 7th आती है, वो ओल्ड एज होती है। तो ओल्ड एज को वो कहता है दिस इज सेकेंड चाइल्डिशनेस, ये दूसरा बचपन है। सेंस आइज, सेंस टीथ, सेंस टेस्ट, सेंस एवरीथिंग। तो उसमें विलियम शेक्सपियर क्या कहते हैं, सेंस आइज विदाउट आई साइट, सेंस टीथ विदाउट टीथ, सेंस टेस्ट बिना किसी टेस्ट के, रुचि के, स्वाद के, एंड सेंस एवरीथिंग कुछ भी नहीं होता है, द ओल्ड एज। सो दिस इज द सेकेंड चाइल्डिशनेस। तो ओल्ड एज होती है वो दूसरा बचपन होता है, क्योंकि शिशु की तरह मनुष्य परिजनों पर निर्भर हो जाता है। तो सेंस का मतलब होता है विदाउट। तो सेंस विजन, रिवीजन, सेंस विजन। तो रिवीजन क्या होता है, हम विजन का मतलब होता है दूरदृष्टि, विजन का मतलब होता है दूरदृष्टि, और रिवीजन होता है पुनः समीक्षा करना। तो अब ये कहता है कि जो कानून की हम जो समीक्षा कर रहे हैं, कानून का जो रिवीजन कर रहे हैं, रिवीजन का मतलब दोहराव भी होता है, समीक्षा भी होता है। तो बिना किसी दृष्टि के, दूरदृष्टि के हम जो निरीक्षण कर रहे हैं कानून का, ये इसके अंदर हेडिंग से हमें पता चल रहा है एडिटर्स क्या कहना चाहेंगे। ऑन द 3 बिल्स दैट रिप्लेस द बॉडी ऑफ क्रिमिनल लॉज इन इंडिया। उन 3 कानूनों पर ये लेख है जो कि भारत के अंदर क्रिमिनल जो आपराधिक कानून हैं उनका स्थान लेने वाला है। न्यू लॉज हैव पॉजिटिव फीचर्स। नए कानून में कुछ सकारात्मक विशेषताएं हैं, बट, लेकिन, किंतु, परंतु। आप ये ध्यान रखें, जहां भी हम कॉन्ट्रास्ट में कोई बात करेंगे, जब हमने कोई एक बात कह दी उसके ठीक विपरीत कोई स्टेटमेंट देना होता है, तब हम बट का प्रयोग करते हैं। तो किंतु, परंतु, लेकिन जहां भी होता है तो इसका मतलब आप शर्त जोड़ रहे हैं। बट ब्रिंग नो पैथ ब्रेकिंग चेंज इन द सिस्टम। तो ये 3 में कुछ पॉजिटिव फीचर तो है, लेकिन कोई पैथ ब्रेकिंग, कोई नया इनोवेटिव आउट ऑफ बॉक्स आइडिया लेके नहीं आ रहे हैं। तो व्यवस्था के अंदर ऐसा कोई बदलाव नहीं लेने वाले, पैथ ब्रेकिंग इसमें कोई चेंज नहीं आने वाले। तो ठीक है, देखते हैं आगे क्या कहते हैं। लॉ मेकिंग इन द एब्सेंस ऑफ ए सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ अपोजिशन मेंबर्स डजंट रिफ्लेक्ट वेल ऑन द लेजिस्लेचर। हाँ जी, ये बात थोड़ी सी ठीक है कि कानून का निर्माण करना, और वो भी एब्सेंस ऑफ सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ, बहुत बड़ी संख्या के अंदर विपक्षी जो सदस्य हैं उनकी अनुपस्थिति के अंदर इस तरह के कानून का पास करना, डजंट रिफ्लेक्ट वेल ऑन द लेजिस्लेचर, विधायिका के मामले में तो ये चीज है जो ठीक नहीं है। विधायिका जो हमारी कानून निर्माण संस्था है, राज्यों के अंदर अपनी विधानसभाएं और केंद्र में पार्लियामेंट, तो ये कुछ अच्छी चीज नहीं है। और आपको पता ही है लगभग 200 के आसपास है जो ओपोजिशन के मेंबर्स हैं उनको सस्पेंड किया हुआ है। So the 3 bills that replace the body of criminal laws in India were passed by Parliament in its ongoing session in the absence of more than 140 members. Yes, जब तक ये आर्टिकल लिखा हो तब 140 सदस्य थे, लगभग 170 प्लस हो गए हैं। तो ये कह रहा है कि जो 3 बिल हैं जो क्रिमिनल लॉज का जगह लेंगे भारत के अंदर, तो संसद द्वारा है जो इन्हें पास कर दिया गया इस ऑनगोइंग सेशन के अंदर, चल रहे सत्र के अंदर, शीतकालीन सत्र में, और वो भी 140 से अधिक सदस्यों की अनुपस्थिति में ऐसा हुआ है। इवन दो रिवाइज्ड वर्जन्स ऑफ द भारतीय न्याय संहिता BNS, जो रिवाइज्ड वर्जन है, पुनरीक्षित जो वर्जन आ रहा है वो है भारतीय न्याय संहिता, विच विल रिप्लेस द IPC इंडियन पेनल्टी कोड, यानी भारतीय जो दंड संहिता है IPC की जगह BNS लेगा। पहले अपने कोई भी कानूनी बात होती थी हम कहते हैं कि भी IPC लागू होगी, तो अब IPC की जगह क्या आएगा, BNS। तो जहां IPC की धाराएं लगती थी अब धाराएं लगेगी BNS, इंडियन पेनल्टी कोड, भारतीय दंड संहिता की जगह भारतीय न्याय संहिता, यानी दंड की जगह न्याय शब्द का प्रयोग किया गया है। अब देखो, शब्दों में शब्द समाई, शब्दों में बहुत कुछ होता है। एक उदाहरण देके बताना चाहता हूं। कोई व्यक्ति कहता है कि भाई बीवी शब्द यूज करता है, और कोई व्यक्ति पत्नी शब्द यूज करता है, धर्मपत्नी शब्द यूज करता है, वाइफ शब्द यूज करता है, तो इसका क्या अर्थ है?
अर्धांगिनी धर्मपत्नी। अब हिंदू धर्म के अंदर क्या होता है, विवाह एक संस्कार है और विवाह होने के उपरांत आजीवन व्यक्ति है जो अपने हम सफर के साथ रहता है। जबकि मुस्लिम समुदाय की संस्कृति बीवी शब्द जो उर्दू में अपने आता है, तो उसके अंदर क्या है, उनमें जो बहुविवाह की प्रथा है। तो एक व्यक्ति के शब्दों का जो चयन होता है वो उस धर्म और संस्कृति के अनुसार, कल्चरल बैकग्राउंड में जिसमें वो रहता है वो प्रयोग करता है और उसका उसी संदर्भ में प्रयोग किया जाता है। तो इसलिए भारत की जो विशिष्ट प्राचीन संस्कृति है, तो वहां दंड की बजाय न्याय देना बहुत जरूरी समझा गया है। हो सकता है इसीलिए एक अच्छा शब्द का चयन किया गया है। तो भारतीय दंड संहिता, अब अंग्रेज दंड देना चाहते थे लेकिन अब तो हमारी अपनी सरकार है, हम स्वतंत्र हैं, तो हम न्याय करेंगे। तो ये सोच करके सरकार क्या कह रही है, इंडियन पेनल्टी कोड पी की जगह एन न्याय शब्द यूज किया गया है, तो भारतीय न्याय संहिता बन रही है। तो उम्मीद करते हैं उसी के अनुरूप होगा। चलो देखते हैं आगे क्या है। ये तो हुआ शब्द का फेर। तो वर्जन है भारतीय न्याय संहिता BNS, विच विल रिप्लेस, जो कि स्थान लेगी द IPC इंडियन पेनल्टी कोड का। द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एक है BNSS, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय नागरिकों की सुरक्षा करने की संहिता है, कोड ऑफ कंडक्ट है। विच विल रिप्लेस द CRPC क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। तो CRPC होती है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, जो आपराधिक दंड संहिता थी उसकी जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आएगी। तो फिर जो आपराधिक दंड संहिता है तो दंड वाले में भी नया शब्द फिर से यूज कर लिया गया है। Which will replace the CRPC and the भारतीय साक्ष्य बिल। अब भारतीय साक्ष्य बिल आ रहा है, साक्ष्य यानी एविडेंस। सो इंस्टेड ऑफ द एविडेंस एक्ट, तो साक्ष्य अधिनियम की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम आ रहा है। तो ये पहले तो इनका हेडिंग ही चेंज किया गया है। वर इंट्रोड्यूस्ड आफ्टर स्क्रूटनी बाय ए पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी। और ऐसा नहीं है कि ये कानून ऐसे ही आ गए हैं, जो हमारे माननीय कानून मंत्री जी बिल को लेकर के आए, तो इसको पहले है जो स्टैंडिंग कमेटी है जो को भेज दिया गया था, वो स्टैंडिंग कमेटी ने इसमें काफी स्क्रूटनी की थी, जांच पड़ताल की थी। तो स्क्रूटनी का मतलब हुआ जांच पड़ताल। तो स्टैंडिंग कमेटी, जो संसदीय स्टैंडिंग कमेटी है, उसने काफी इसकी स्क्रूटनी की और उसके बाद में ये बिल आए हैं, तो ये एक्ट का रूप लेंगे। सो दे स्टिल रिक्वायर्ड लेजिस्लेटिव डेलिब्रेशंस इन द फुल चेंबर्स। अब उनको अभी भी है जो विधायी जो विमर्श है उसकी आवश्यकता है। डेलिब्रेशंस विमर्श, अच्छा जो विचार विमर्श हम करते हैं, डिस्कशन करते हैं, तो इनको विधायी डिस्कशंस की आवश्यकता है फुल चेंबर्स के अंदर, यानी कि पार्लियामेंट के अंदर। गिवन देयर इम्प्लीकेशंस फॉर द एंटायर कंट्री, क्योंकि उनका जो इम्प्लीकेशन है, जो निहितार्थ है, वो पूरे देश के लिए है, कि ये देश के लिए कानून बन रहा है। आने वाले वर्षों तक, सैकड़ों वर्षों तक ये जो जब तक संशोधन नहीं होगा, देश की हर नागरिक को प्रभावित करेंगे। So many concerns that the bills give rise to could not be raised in parliament as a result. अब चूंकि बहुत सारे विपक्षी सांसद 140 प्लस मेंबर्स ऑफ ऑपोजिशन है, वो पार्लियामेंट से सस्पेंडेड है, तो इनसे संबंधित बहुत से कंसर्न है, चिंताएं हैं, वो उसमें व्यक्त नहीं कर सकते। यहाँ थोड़ा सा मेरा एक व्यक्तिगत विचार भी है, हो सकता है आजकल सरकार और ऑपोजिशन इस तरह के मुद्दों की बजाय अन्य मुद्दों पे ज्यादा इंटरेस्टेड है, दोनों ही पक्ष, चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष, इसे उन्हें बचना चाहिए, ऐसे मुद्दों पर गंभीर चर्चा करना चाहिए। सो ए कॉन्स्पिक्यूअस एस्पेक्ट ऑफ द न्यू कोड्स इज दैट बेरिंग रीऑर्डरिंग ऑफ द सेक्शंस। अब इसका एक जो कॉन्स्पिक्यूअस एस्पेक्ट है, एक क्लियर एस्पेक्ट है, स्पष्ट एस्पेक्ट है कि जो नई कोड, जो नई संहिता आ रही है, इज दैट बेरिंग रीऑर्डरिंग ऑफ द सेक्शंस। वो क्या कर रही है, जो सेक्शन से धाराएं हैं उनको रीऑर्डर करने से बेयर कर रही है, रोक रही है। मच ऑफ द लैंग्वेज एंड कंटेंट्स ऑफ द ओरिजिनल लॉज हैव बीन रिटेन। तो उसने एक तो रीऑर्डर किया है, फिर दूसरा इसने अधिकांश जो पुराने कानून की बातें हैं उनको रिटेन किया है, बनाए रखा है, वो भाषा और कंटेंट भी। However, Union Home Minister Amit Shah's claim that the colonial imprint of the IPC, CRPC and the Evidence Act has been replaced by a purely Indian legal framework may not be correct। अब देखो, यद्यपि गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया है कि जो कॉलोनियल इम्प्रिंट है
अर्थात जो कॉलोनियल टाइम है, यानी कि अंग्रेजों के जो जमाने का जो प्रभाव है, उस प्रभाव को, चाहे वो आईपीसी हो, सीआरपीसी हो या एविडेंस एक्ट हो, उसको रिप्लेस कर दिया गया है बाय ए प्योरली इंडियन लीगल फ्रेम। एक शुद्ध विशुद्ध भारतीय कानूनी ढांचे के द्वारा उसको बदल दिया गया है। ये बात सही नहीं है। क्यों? एज द न्यू कोर्ट्स डोंट एनविसेज एनी पैथ ब्रेकिंग चेंज इन द वे द कंट्री इज पॉलिश्ड। अब इसके अंदर ये बात सही इसलिए नहीं है क्योंकि नई कोड में कुछ भी ऐसा इनविसेज नहीं किया गया है, परिकल्पित नहीं किया गया है जो कोई पैथ ब्रेकिंग बदलाव लाए, बहुत ज्यादा आमूलचूल परिवर्तन लाए, जिस तरीके से देश में है जो पुलिस कानून के द्वारा काम कर रही है। क्राइम्स आर इन्वेस्टिगेटेड, जिस तरह से अपराधों का है जो इन्वेस्टिगेशन किया जाता है, जांच पड़ताल की जाती है। एंड प्रोटेक्टेड ट्रायल्स आर कंडक्टेड, और बहुत ही प्रोलॉन्ग्ड लंबी अवधि के जो ट्रायल्स मुकदमे हैं वो संचालित किए जाते हैं, चलते रहते हैं। तो इसको लेकर के उसमें पता नहीं क्या चेंज आने वाला है, ऐसा कुछ स्पष्ट नहीं है, इसलिए उनकी बात पर संदेह जाहिर कर रहे हैं। So the improvements in the BNS include the removal of the outdated sedition section। अब इसमें जो सुधार हुए हैं, इम्प्रूवमेंट हुए हैं, सुधार हुए हैं, तो उसके अंदर एक बात तो स्पष्ट है, अच्छी चीजें हैं, वो भारतीय न्याय संहिता में शामिल है कि एक तो सिडिशन की जो धारा है, सेक्शन है, खंड है, उसको हटा दिया गया है, यानी राजद्रोह शब्द। अब शासन की आलोचना कर सकते हो पर देश के खिलाफ नहीं जा सकते। अब तो देशद्रोह शब्द का प्रयोग होगा, सिडिशन को हटा दिया गया है। एज एक्साइटिंग disaffection against the government or bringing it into hatred and contempt is no more an offense। अब ये बहुत ही ज्यादा डिसअफेक्शन करेगा, आप सरकार के खिलाफ है जो बातचीत करें, या फिर आप कोई घृणास्पद बात करें या कोई अवमानना करें, तो उसे है जो एक अपराध नहीं माना गया। सो द इंट्रोडक्शन ऑफ मॉब लिंचिंग इंक्लूडिंग हेट क्राइम सच एज कॉजिंग डेथ और grievous hurt on the ground of a person's race, caste or community, sex, language or place of birth as a separate offense। हाँ, इसके अंदर एक मॉब लिंचिंग को, मॉब यानी उग्र भीड़, एक तो क्राउड होता है भीड़ और मॉब होता है उग्र भीड़, तो उग्र भीड़ द्वारा लिंचिंग करना, मारपीट करके किसी की हत्या कर देना, जिसमें हेड क्राइम्स है, घृणा वाले अपराध भी है, जैसे व्यक्ति की मृत्यु हो जाए या उसको अत्यधिक चोट पहुंचे, उस मारपीट का आधार है जो प्रजाति हो, जाति हो, समुदाय हो, लिंग भेद हो, या भाषा के आधार पर हो, या जन्म के आधार पर हो, जन्म स्थान के आधार पर अगर व्यक्ति के साथ किसी तरह की लिंचिंग की गई है तो उसे अपराध माना गया है। ये एक नया अपराध माना जाएगा। अनदर पॉजिटिव फीचर, इसका दूसरा सकारात्मक पहलू है, द गवर्नमेंट इग्नोरिंग द पैनल्स रिकमेंडेशन टू ब्रिंग बैक एडल्ट्री। अब एक दूसरा है कि गवर्नमेंट ने है जो पैनल का जो रिकमेंडेशन है, सुझाव है, क्योंकि जो स्टैंडिंग कमेटी का जो पैनल बना था उसने सुझाव दिया है ताकि एडल्ट्री को है जो अपराध माना जाए, तो इसने इस चीज को इग्नोर कर दिया। एडल्ट्रीज व्यभिचार, सो स्ट्रक डाउन बाय द सुप्रीम कोर्ट, जिसे सुप्रीम कोर्ट द्वारा है जो स्ट्रक डाउन कर दिया गया एज ए जेंडर न्यूट्रल ऑफेंस, किसी जेंडर न्यूट्रल अपराध बनाया जाए। हाउएवर इट इज क्वेश्चनेबल वेदर टेररिज्म शुड हैव बीन इंक्लूडेड इन द जनरल पेनल लॉ। फिर भी इस पर एक प्रश्न है कि क्या आतंकवाद को एक सामान्य कानून की तरह लिया जाए, व्हेन इट इज पनिशेबल अंडर स्पेशल लेजिस्लेशन, चूंकि ये विशिष्ट विधान के द्वारा एक अपराध है। सो ग्रेव चार्जेस सच एज टेररिज्म शुड नॉट बी लाइटली इन्वॉक्ड। सो आतंक जैसे जो आरोप हैं वो बहुत ही हल्के में नहीं लिए जाने चाहिए। एक तो ये चिंताएं होगी है, और क्या है इसको लेकर के एडिटर्स का विचार है। ऑन द प्रोसीडरल साइड, अगर हम प्रक्रियात्मक ढंग देखें, सम वेलकम फीचर्स आर द प्रोविजन फॉर FIRs टू बी रजिस्टर्ड बाय ए पुलिस ऑफिसर इर्रेस्पेक्टिव ऑफ वेयर एन ऑफेंस टुक प्लेस। यस, ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। अगर प्रक्रिया में देखें तो इसमें एक अच्छी फीचर ये है कि जब FIR फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट्स हम देते हैं पुलिस थाने में, प्रथम दृष्टया जो रिपोर्ट देते हैं, प्रतिवेदन देते हैं, तो ये पुलिस ऑफिसर द्वारा कहीं भी दर्ज किया जा सकता है इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एन ऑफेंस,
कि ये ऑफेंस है, जो अपराध है कहाँ किया गया है उस जगह से कोई लेना देना। यानी पहले हम सुनते थे कि इस पुलिस थाने की सीमा यहाँ प्रारंभ हुई और यहाँ समाप्त हुई, तो दूसरे थाने का जो स्टेशन हेड ऑफिसर एसएचओ है वो क्षेत्राधिकार को लेकर के मुकदमे दर्ज नहीं करती थी कि ये अपराध उस क्षेत्र में हुआ तो वहीं होगा। तो अब जो एफआईआर है कहीं से भी एनीवेयर की जा सकेगी। And boost the sought to be given to the use of forensics in investigation and videography of searches and seizures। अब जो सर्च और सीजर्स की कार्रवाई होगी, जांच पड़ताल और जब्ती की कार्रवाई होगी, वहां वीडियोग्राफी होगी और इन्वेस्टिगेशन के लिए फोरेंसिक विधि विज्ञान का प्रयोग किया जाएगा। ए सिग्निफिकेंट फेलियर लाइज इन नॉट क्लैरिफाइंग, एक चीज में फेलियर है, वो है नॉट क्लैरिफाइंग वेदर द न्यू क्रिमिनल प्रोसीजर अलाउज पुलिस कस्टडी बियॉन्ड द 15 डे लिमिट। क्या नए कानून में, क्योंकि अभी न्यायिक अभिरक्षा में 14 दिन की सीमा है, किसी भी व्यक्ति को न्यायिक अभिरक्षा में भेजते 14 दिन का टाइम मिलता है, क्या ये इसे और आगे छूट मिलेगी? और इट्स जस्ट ए प्रोविजन दैट, क्या ये केवल प्रावधान मात्र है, दैट अलाउज द 15 डे पीरियड टू स्प्रेड अक्रॉस एनी डेज विद इन द फर्स्ट 40 और 60 डेज ऑफ ए पर्सन्स अरेस्ट। व्यक्ति को गिरफ्तार किए जाने से पहले शुरू के 40 से 60 दिन तक की लिमिट तक भी इसे बढ़ाया जा सकता है या नहीं जा सकता, इस पर स्पष्टीकरण नहीं है। सो रिविजन्स इन द लॉ कैन नॉट बी मेड विदाउट विजन फॉर ए लीगल फ्रेमवर्क। तो कहने का मतलब है कि जो रिवीजन है, जो हम समीक्षा कर रहे हैं किसी कानून की, तो उसको बिना कोई है जो कानूनी फ्रेमवर्क, कानूनी ढांचे के बिना है जो नहीं किए जा सकते। दैट एड्रेसेस ऑल द इनएडिक्वेंसीज ऑफ द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, और वो भी ऐसे कानूनी फ्रेमवर्क का जो कि सारी की सारी जो इनएडिक्वेंसीज है, इनएडिक्वेंसी तो पर्याप्तताएं, तो अपर्याप्तताएं हैं, विसंगतियां हैं, तो जो विसंगतियां हैं, जो अपर्याप्त विसंगतियां हैं जो आपराधिक न्यायिक व्यवस्था के अंदर, तो उनको पूरी तरह से ढंग से विचारित किए बिना हमें उसे का रिवीजन नहीं करना चाहिए और उसमें एक अच्छा विजन और दूरदृष्टि होनी चाहिए, क्योंकि ये कानून इस तरह के कानून हैं जो देश के हर नागरिक को प्रभावित करने वाले हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या सरकार ने जल्दबाजी में ऐसा कदम उठाया है? क्या विपक्ष के अधिकांश सांसदों को इसलिए निलंबित कर दिया गया ताकि सरकार ये 3 कानून अच्छी तरह से आसानी से बिना कोई चर्चा के वाद विवाद के पारित कर सके? क्या इसमें कुछ सरकार ने मनमानी बदलाव किए हैं? तो आप भी इन कानूनों का अध्ययन करें और देखें, समीक्षा करें, फिर अपनी राय रखें। तो क्या आप एडिटर से सहमत हैं या अपनी स्वतंत्र राय रखते हैं? आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं आपको क्या महसूस होता है। तो अब ये आज का रहा एडिटोरियल। अब मिलते हैं एक और एडिटोरियल के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।